केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जू चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरे गरबा लगाए, झूलनाव में बैठे आज पी के संग झूले। क्या रियलिटी शोज के अंदर जो भी चल रहा है सब कुछ स्क्रिप्टेड है? जो सिंगर परफॉर्म करते हैं रियलिटी शोज के अंदर, उनको रीडब किया जाता है कि मेरे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये वो है। कैसी होगी? आज आप पत्रकारों के बीच में भाई बोल देंगे, मैसेज आ जाएगा मेरे पास कि दोबारा मत आने। वो छोड़कर रिज़ाइन करके आया और वो जॉब मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसी से मेरा घर परिवार भी चल रहा था। एंड इंडियाज गॉट टैलेंट फाइनलिस्ट फरहान साबिर मेरे साथ मौजूद हैं और शायद इतिहास के पन्ने को सिंगिंग की दुनिया ने बदला है। आज आप मेरे सामने बैठे हैं सर, और आप जो है इंटरनेशनल चैनल और टेलीविज़न नेशनल चैनल पर भी इतने लंबे लंबे शोज़ किया आपने। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और मैं इस शो में सबसे पहला सवाल आपसे क्या ही पूछूं, अगर मैं ये कहूं कि गाने से शुरुआत करें तो कैसा रहेगा? क्यों ना आपके नज़र का वो सूफी गाना हो जाए जिसके लिए दुनिया आपको जानती है। ये तो वही है कि नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। तो मैं सबसे पहले वो कव्वाली परफॉर्म आप सबके सामने 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा, जिसकी शुरुआत मैंने आईजीटी से की और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और आप सब ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म उसको पसंद किया। तो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। क्या बात है यार साबिर, एक बात बताइए, कितने सालों की मेहनत है आज इस कैमरे के सामने बैठकर आपको ये गाना गुनगुनाने? सालों की मेहनत तो क्या है कि बचपन से ये गाने बजाने का माहौल देखता हुआ आया हूँ और मेरी जितनी भी पूरी फैमिली है सब कुछ ना कुछ प्ले करते हैं। मेरे फादर इज़ अ गुड तबला प्लेयर और मेरे अंकल अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो बचपन से गाने बजाने का म्यूज़िक का माहौल देखा है। तो गाने बजाने की बात रही कि कब से सीखा, तो बचपन से म्यूज़िक का माहौल देखता आया हूँ जी। और सब लोग कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। मेरे फादर जो है बहुत अच्छा तबला प्लेयर है एंड तो बचपन में सुना है। एंड मतलब जैसे लोगों के घर में भजन एंड कव्वाल किसी के जब सुबह सुबह उठते हैं आरती होती है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई भजन पढ़ता है, तो मैंने जब से होश संभाला है तो मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली को सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ और उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे पूरी फैमिली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो उनको फॉलो करा है और आगे जा के शौक़ पड़ा है और सीखना शुरू करा। और सबसे पहले मैंने तालीम अपने 12 साल की उम्र में शुरुआत की। उससे पहले मैं बचपन में तबला प्ले करता था, अपने फादर से सीखा है। अच्छा। और सबसे पहले मेरी तालीम स्टार्ट हुई संगीत आपकी दुनिया में बहुत स्टार्टिंग से ही रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे शुरुआत हुई, आप क्या बता रहे थे? तो 12 साल की उम्र से मैंने शुरुआत की है म्यूज़िक की, गाने की, क्योंकि मेरे फादर का एंड मेरे दादा का सपना था कि हमारे फैमिली में सब लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते बट कोई गाने वाला नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे बैठ के समझाया कि यार मेरी बहुत ख्वाहिश है, बट मेरा ज़्यादातर रुझान इंटरेस्ट तबले में था। बट उन्होंने जिस फीलिंग से मुझे बताया तो वो मुझे बड़ी टच करी कि नहीं चलो करना चाहिए उस चीज़ को। तो कोशिश करी, दिल नहीं लग रहा था, बट कोई बात नहीं, ये कहते ना कि माँ बाप का सपना पूरा करना औलाद का फ़र्ज़ है। तो उस चीज़ को लेके मैंने, क्या ये आपका सपना नहीं था? मेरा सपना तो जो था कि मैं अपने फादर को देखा मैंने, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर इंटरनेशनल आर्टिस्ट सबके साथ परफॉर्म किए। तो मेरा भी सपना था, ख्वाहिश थी कि मैं अपने फादर से ज़्यादा नाम करूं तबले के अंदर।
तो जब उन्होंने मेरे फादर ने मुझसे शेयर की तो वो उनका सपना मेरा सपना बन चुका था। तो अच्छा। उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया, बहुत सारे गुरु से सीखा, जिनमें से एक हैं उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब, जो कि मुरादाबाद घराने से हैं, एंड माय मामा उस्ताद गुलाम अली खान साहब, जो कि आगरा सोनीपत घराने से हैं, एंड जिनको मैं अभी फॉलो करता हूँ, गाता हूँ, एंड जो कि मेरे गाने के स्टाइल में लोगों को झलकता है, वो है उस्ताद फरीद हसन खान साहब, दिल्ली घराने से। एंड वो रिसेंटली काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में भी आए हैं, वो सारेगामापा के अंदर। एंड आई एम लकी कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मैंने उनसे सीखा और ये चीज़ अभी कंटिन्यू जारी है। थोड़ा सा आपकी सिंगिंग की तरफ आए और एक सवाल ये बनता है कि यार जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं और आपके दिमाग में पहला गाना आता है तो स्टेज वाली फीलिंग क्या होती है? कि सामने इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, साबिर खान। एक्चुअली मेरे को स्टेज के जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मुझे मेरी लाइफ की सबसे पहली परफॉर्मेंस याद आती है, जो कि मैंने हैदराबाद आफ्टर इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बिकॉज मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था स्टेज का। जी। मैं इससे पहले कैफ़े करता था, तो कैफ़े एंड लाइव स्टेज जो होता है, कॉर्पोरेट इवेंट्स वेडिंग, तो दोनों बिल्कुल ऑडियंस अलग होती है, क्राउड अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है। तो मैंने आफ्टर द वॉइस के बाद मैंने फर्स्ट हैदराबाद में परफॉर्म किया, वेडिंग शो था, तो बहुत नर्वस था कि कैसे क्राउड को संभालूंगा, बट टचवुड ऊपर वाले ने इज़्ज़त रखी और वो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उसके बाद जितने भी शोज़ करे वो सब हिट गए, एंड लोगों ने बहुत पसंद किया, उसको एक्सेप्ट किया। तो मेरा एक ये रहता है कि मैं स्टेज से पहले कुछ भी सोचता नहीं, बिकॉज मैं अगर ज़्यादा प्रेशर लूँगा तो फिर ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो मेरा ही नहीं, मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं उनका भी एक्सपीरियंस मैंने यही लिया है कि आर्टिस्ट सिंगर जितना माइंड को फ्री रखेगा, मैं ये करता हूँ कि मैं अपने आर्टिस्ट को बुलाता हूँ एक वार्म अप के लिए, उसमें हम जितना हंसी मजाक कर सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हम लोग जाए फ्रेश माइंड से हैप्पीली परफॉर्म करें, और वो चीज़ हर शो में कनेक्ट होती है पब्लिक से। बहुत सारे गंभीर टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेकर और रियलिटी शोज़ को लेकर। लेकिन उसके पहले कि मैं इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊँ, क्यों ना एक गाना हो जाए पिया जी, जो है उसके बाद जो है क्यों ना इंटरव्यू को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल ज़रूर। गाने से पहले ना एक छोटी सी स्टोरी है जी इसके बिल्कुल, पीछे, मैं अगर इजाज़त दे तो शेयर ऑफ करूँगा कोर्स, तो। बिल्कुल। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो रियलिटी शोज़ में इतनी मेहनत करते हैं, धक्के खाते हैं, कि उनको एक चांस मिले। तो ये उनको बहुत इंस्पायर करेगी कि जब मैं जो टीवी पे जितना दिखता है कि इतना कंफर्टेबल परफॉर्म कर रहा है एक आर्टिस्ट, बट उतना इजी नहीं होता, बिकॉज उससे पहले बहुत स्ट्रेस होता है, जी। क्योंकि ऑडियंस के लिए वो टेलीकास्ट जाता है, पता नहीं कैसे लोग जज करें, कुछ लोग उसमें से पॉइंट्स भी निकालते हैं ये कैसा गा रहा है क्या नहीं गा रहा। तो इससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि बहुत ही स्मूथ और फील वाला गाना है। मैंने इससे पहले बहुत सारे जॉनर्स करे जो कि बहुत हार्ड रॉक भी हैं, सूफी कवाली भी है, बट कवाली के अंदर भी एक होता है ना, जैसे स्वीट भजन होते हैं जो पब्लिक से कनेक्ट करें। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, और ये मुझे एज अ टास्क के तौर पर ही इसको कवाली को दिया गया था, जो कि मेरे लिए निभाना बहुत ज़रूरी था। तो एक यही थी कि आप जब भी परफॉर्म करें, जिस भी रियलिटी शो में जहाँ भी जाएं, ज़्यादा स्ट्रेस न लें, कोशिश करें कि आपको जितना मिले उसको बहुत फील के साथ खुश होकर परफॉर्म करें, तो वो कनेक्ट करेगा बहुत लोगों के पास। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। जी सर। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, क्या बात। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं, ये समंदर रोज दर पे देता है पहरा, है सरापा नूर वाला आपका चेहरा, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। क्या बात है,
कितनी Thank you. खूबसूरती से आपने इस गाने को गा दिया। मुझे आपके उन दिनों की याद आ रही है जो आज से करीब 7 साल पहले बीते थे, जब आप जो है वॉइस ऑफ इंडिया के शो में आया करते हाँ थे। जी, हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा वॉइस ऑफ इंडिया का? वो वक्त जो था मेरे लिए, आईजीटी शायद इतना मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज इस वक्त तक मैं थोड़ा सा अपना आप को कंट्रोल था कि मैं एक अर्निंग भी चल रही थी मेरी, एंड कई हद तक थोड़ा सेटलमेंट था। बट जब वॉइस का टाइम था वो मेरे लिए इतना हार्ड था, बिकॉज मैं अपनी एक जॉब को छोड़कर रिज़ाइन करके आया, और वो जॉब मेरी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उसी से मेरा घर परिवार भी चल रहा था, एंड मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल अपने घर का लड़का हूँ, सबसे बड़ा बेटा हूँ, एंड माई 4 सिस्टर जो मुझसे छोटी हैं, एंड माई मदर एंड फादर। तो घर के कंडीशन भी थोड़े कुछ ऐसे थे, बट मेरी मदर हैं वो शुरू से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है मुझसे, और उन्होंने लाइफ में मुझे बहुत पुश किया है, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि शायद अगर मुझे उस वक्त वो पुश नहीं करती तो मैं कैफ़े में परफॉर्म कर रहा होता लाइफ टाइम। कैफ़े कोई एक बुरी चीज़ नहीं है, बट मैं आज भी कैफ़े में परफॉर्म करता हूँ, बट उस वक्त और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है, और मैं बहुत फ्रीली, बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करता हूँ। लोग मेरे नाम से मुझे सुनने आते हैं। तो वो वक्त ऐसा था कि मैं अपनी जॉब को रिज़ाइन करके एक बहुत प्रेशर में यहाँ पे आया कि मैंने जॉब छोड़ दी है कि अगर मैं यहाँ भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। बट ऊपर वाले के फेथ पे, भरोसे पे मैं वहाँ गया, और उस दौरान मैंने 2 रियलिटी शोज़ के ऑडिशन दिए थे, जिसमें इंडियन आइडल भी था एंड वॉइस भी था जी। तो मैं वॉइस में बॉम्बे पहुँच चुका था, एंड मेरा फर्स्ट ऑडिशन था जो कि फर्स्ट जिसमें चेयर टर्न अराउंड होती है। उस टाइम मुझे इंडियन आइडल के लिए भी सिलेक्शन के लिए आ चुका, बट मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अब एक जगह आ चुका हूँ। मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर करा। वो मेरे लिए ऐसा था कि हार या जीत, हार या पार, बिकॉज सारे कंटेस्टेंट सिलेक्शन हो चुकी थी, लास्ट डे था, टॉप आई थिंक 5 कंटेस्टेंट थे, 1 सीट थी, और मुझसे पहले 2 जो कंटेस्टेंट थे वो परफॉर्म करने जा रहे थे, और मेरे हाथ इतने शिवरिंग हो रहे थे, मैं बहुत मतलब नर्वस था और कपकपा रहा था कि अगर एक भी सेलेक्ट हुआ तो ख़त्म, एंड गेम, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, और वो सीट शान सर की थी सिर्फ। अच्छा। तो मुझसे पहले गए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं गया, और लकीली उन्होंने बजर प्रेस किए शान सर ने, और मैं सेलेक्ट हुआ, तो एक अंदर से एक होप जगी। फिर आगे हमने बैटल राउंड क्लियर किया, फिर लास्ट कुछ 1 मिनट वाला बैटल राउंड भी था जो आपने हाँ, बड़ी हाँ। खूबसूरती से जो उस 1 मिनट में जो आपने गाया था ना, हाँ जी, हाँ क्यों जी। ना इस 1 मिनट का यहाँ एक बार रीटेलीकास्ट हो जाए। बिल्कुल जरूर। वो 1 मिनट ही बहुत बड़ी बात थी उसको ब्रेक डाउन करना। बिल्कुल ज़रूर। वो कुछ ऐसा था कि अभी तक वो जॉनर किसी ने सुना नहीं था मेरा, और वो मुझे भी मैंने सोचा नहीं कि मैं ये परफॉर्म करूँगा। जी। मुझे बहुत वक्त हुआ था क्लासिकल से बिल्कुल हटे हुए, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो वो सब कंटेस्टेंट को 1 मिनट दिया गया था कि आपके पास 1 मिनट है, आपको इसके अंदर बेस्ट देना है। अब मैं इतना स्ट्रेस में आ गया, मैंने कहा 1 मिनट है, इसमें क्या तो इंसान परफॉर्म किएगा, मतलब 1 मिनट में क्या आर्टिस्ट गाना गा सकता है, बिकॉज उसके अंदर इमोशन भी है, उसके अंदर आपकी जो आपने सीखा है वो भी आपको दिखाना है, और उसके अंदर म्यूज़िक भी है। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा, मेरे को अचानक याद आया कि मन्ना डे साहब की एक बंदिश है क्लासिकल, केत की गुलाब, और बहुत पॉपुलर बंदिश है। तो मैंने वहाँ के जो कोच हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मेरे पास ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि इसको परफॉर्म करूँ, और मुझे इस पे 200% कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको गाऊंगा और अपनी पोजीशन लेके आऊँगा 1 मिनट की 1 मिनट के अंदर। तो उस कटघरे में से निकल के बाहर बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल। तो जो है साबिर खान के साथ जो है 1 मिनट चैलेंज, वही जो नेशनल टीवी पे आपने देखा, सॉरी हाँ फरहान खान, तो फरहान भाई के साथ 1 मिनट चैलेंज जो कि आपने नेशनल टीवी पे देखा था। लेट्स गो। दे रे ना आ रे ना रे ना रे केत की गुलाब
गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जू चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरे गरबा लगाए, झूलनाव में बैठे आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केतकी गुलाब जू चंपक बन फूले, केतकी 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 रे ना। जो आप सुन रहे थे, आप लोग लाइव अपने टीवी में सुनते थे, तो आज मैं लाइव सामने आपको गाते हुए देखकर बड़ा ये सोच रहा हूँ कि आप लोग लाइव जब गाते हो टीवी में कितना अमेजिंग लगता होगा। मैं इसी के साथ ना इंडियाज गॉट टैलेंट की तरफ थोड़ा बढ़ता हूँ। बिल्कुल। जो आपके तीनों जजेस थे, बादशाह जी हो गए और किरण मैडम हो गई, शिल्पा जी अपने हो गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा तीनों के साथ काम करने के? तीनों ही बड़ी सेलिब्रिटी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं आईजीटी में गया तो मैं बहुत क्योंकि मैंने उससे पहले इतने सूफी के शोज़ कर चुका था कि मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो बहुत अप था। तो मुझे बिल्कुल, जब मैंने पहली तुम्हें दिल लगी परफॉर्म किया तो मुझे बिल्कुल ना नर्वसनेस हुई ना डर लगा। और उससे पहले हमारा एक बीटीएस शूट होता है जो कि टीवी पे टेलीकास्ट दिखाया जाता है कि हम किस मुसीबत से, या हमारा जो भी पर्पस है, हम किस लिए आए हैं, उसको शूट किया जाता है, जिसमें बहुत वक्त लगता है। आई थिंक 10 घंटे भी लगते हैं, 15 घंटे भी लगते हैं। मैं उस शूट से पहले अपने एक दिल्ली में शो करके आया, तो मैं बिल्कुल मैं 22 घंटे से बिल्कुल सोया नहीं था और कंटिन्यू मैं जाग रहा था। मैं घर गया, मैंने शो करा, मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके मैं डायरेक्ट शूट पर आया और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था। और उस बीच हमारा शूट भी चल रहा, तो एकदम टीम आई और टीम ने बोला कि आपको साउंड चेक के लिए जाना है। तो हम सब टीम मेंबर्स गए। विदिन 5 मिनट साउंड चेक हुआ, सामने अचानक जजेस आ गए और उन्होंने कहा शूट के लिए आप रेडी हो जाएं। अब मैं एकदम मैं कॉन्फिडेंस तो बहुत था बट एकदम शॉक्ड हो गया कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शायद प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे चाहिए 10 मिनट वार्म अप के लिए। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वक्त तो नहीं है, अब जो है यही है। तो जजेस आए और उनका फेस फर्स्ट टाइम मैंने देखा उनको, तो बहुत अच्छा लगा। किरण मैम कैसी लगती हैं आपको? उनके किरण- बारे में कुछ बताइए, अगर हमें स्क्रीन पे बताना हो किरण जी के साथ कैसा experience किरण रहा? मैम के लिए बहुत ही कम मैं शब्दों में। अगर कम शब्दों में बोलूँ, बहुत स्वीट पर्सन है और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और जैसा उनका कैरेक्टर दिखाता है डांटने वाला, हाँ, movies मतलब में, मैं वही पूछने वाला था हाँ, कि किरण जी डांट देती हैं अपने जो इंडियाज गॉट टैलेंट पे आधे लोगों को। वो बात ऐसी है कि वो उनका पल्लू बहुत फेमस है, वो पूरा ऐसे करके जो है, बिल्कुल। अरे भाई हटो यहाँ से। एक्चुअली वो बहुत स्वीट पर्सन है। वो उनको कुछ बात अगर गलत लगती है तो उसी चीज़ पर डांटती हैं, बट ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू डांट रही हैं। बट मेरे लिए मैं बहुत लकी हूँ और हमेशा अपना आपको लकी मानता रहूँगा कि उन्होंने मुझे पूरे रियलिटी शो में इतना सपोर्ट किया है, मतलब शो के लास्ट तक। शी इज अ बिग finale तक। मोटिवेशन आई बिलीव। करेक्ट, बिल्कुल। और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि शायद मैं एक नहीं, मैं तीनों को बोलूँगा। तीनों ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। स्पेशली किरण मैम, उन्होंने मुझे कभी, मैं अपने घर से बहुत दूर था तो मुझे उन्होंने बिल्कुल माँ जैसा फील दिया। और जब भी मैं परफॉर्म करता था वो हमेशा अपने पास बुलाती थी, मेरे सर पे हाथ रखती थी, तो मैं बहुत एक इमोशनली उनसे अटैच हो जाता था। और अगर शिल्पा शेट्टी जी की बात की जाए तो क्योंकि वो उस शो के में अक्सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती थी, वो फेमस वायरल हो जाती थी वो तो वीडियोस को लेके, उनका हुनर सलाम बहुत फेमस है, तो वो उनका इतना और उसके एनर्जेटिक साथ है। 3 सेकंड पहले वाला एक्टिविटी भी। हाँ, मतलब वो इतनी इतनी एनर्जी है उनमें कि एक तो काफ़ी मैम बहुत ज़्यादा टॉल है, Height तो काफी लेकिन वो ये चीज़ देखती नहीं है। एक तो इतनी उनकी हील भी इतनी शार्प होती है कि वो चलना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो अपने उसमें आती हैं तो वो कहीं भी चढ़ जाती हैं। मतलब अगर स्टेज यहाँ पे तो एकदम ऊपर चढ़ गई हुनर सलाम देने के लिए, तो वो पब्लिक को बहुत बूस्ट करता है। मतलब बहुत मज़ा आता था उस दौरान पे। तो शिल्पा जी का बस नहीं चलता, नहीं तो अक्षय कुमार जी की तरह वो जो रोलिंग करके ऊपर चढ़ते हैं वैसे भी वो चढ़ जाए। कभी ऐसा बिल्कुल। लगा आपको कि शी इज मोर पावरफुल देन एनीवन बहुत एल्स इन द बहुत स्टेज? बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा। और हर कंटेस्टेंट को उन्होंने बहुत बूस्ट किए हैं, बहुत। बादशाह जी के बारे में क्या कहेंगे? बादशाह भाई अपने जो है बादशाह रैप स्टार, भाई फुल अपने स्वैग में रहते हैं। जी। और इंडियाज गॉट टैलेंट पे ना एक पर्सन को हम्बल भी हो जाना है एज अ जज।
हम्बल हो जाते हैं वो। कई Correct. बार मैं देखता हूँ लाइक नो यार, सैल्यूट मैन, व्हाट यू आर सिंगिंग, अमेजिंग। तो एक उनका वो कैरेक्टर, ऊपर से उनका रॉक वाला, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है बादशाह में? एक्चुअली पहले तो मैं शॉक था कि मैं कव्वाली परफॉर्म कर रहा हूँ सर, क्योंकि सर का जॉनर अलग है, सर रैपर है। बट जिस तरह से उनकी जजमेंट थी, बहुत एक कहते हैं ना उर्दू के वर्ड है इल्मी इंसान, तो वो जी। उनकी बहुत नॉलेज है। जी शायद लोगों को लगता है उनको नहीं है, बट बहुत नॉलेजेबल इंसान है टेक्निकली भी, एंड एक कहते हैं ना कि उस चीज़ की प्रैक्टिकली नॉलेज भी। तो बहुत बारीकी पॉइंट्स भी उन्होंने मुझे जज किए हैं कि यार ये चीज़ है तुमने गाई है, बहुत टफ चीज़ है, इसको गाना इतना आसान नहीं है। तो वो मेरे लिए भी बहुत एक टफ चीज़ होती है कि यार मतलब टीवी के बाहर लोग वो बड़ी आसानी से बोल देते हैं यार, ऑटो ट्यूनिंग करके गाना गाते हैं डॉल। आपने तो लाइव सामने से उनको सुना होगा, कैसा गाते हैं? देखिए आज के ज़माने में मुझे शायद लगता नहीं कि कोई भी ऐसा सिंगर है जो कहीं ना कहीं पिचिंग यूज़ नहीं करता। जी बिकॉज लास्ट अगर हम 80s 70s 90s में जाएं तो उस टाइम के सिंगर, उस टाइम की उनकी फील, उनकी रूह बहुत प्योर थी, उस टाइम का टेस्ट ही अलग था। बट अगर हम आज के दौर में जाएं तो मुझे लगता है कि शायद, मैं तो श्योरिटी के साथ कहूँगा कि 99% जी मोस्टली, अगर 99 नहीं तो 95%, जैसे कि अच्छे सिंगर्स में अगर हम देखे जाएं, श्रेया मैम हो गई, अरिजीत सिंह सर हो गए, सोनू निगम मैम और बहुत सारे लेजेंड आर्टिस्ट, तो शायद इनको, मुझे लगता है कि इनको नहीं ज़रूरत। बट जितने भी आर्टिस्ट हैं, हर इंसान की पिचिंग कहीं ना कहीं होती है और बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज का जो टेक्निकल जो अपडेट है आज का ज़माना, उसमें इतनी सारी मशीन्स हैं, इतने सारे प्रोडक्शंस हैं म्यूज़िक, तो उसके हिसाब से बहुत रिक्वायरमेंट ज़रूरी पड़ जाती है। बिकॉज रफ वॉइस वो सूट करेगी ही नहीं ट्रैक पे। फिर भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लोग पसंद करते हैं बादशाह भाई को। खैर रवि तेजा आपकी जिंदगी में शायद कुछ एक बड़ी टिप्पणी करके गए थे, बड़ी तारीफ करके गए थे आपकी, और आपके किसी गाने पे वो फैन हो गए थे आपके। एक्चुअली रवि तेजा सर जब आए थे तो वो मुझसे ज़्यादा मेरे फादर से इम्प्रेस थे। अच्छा बिकॉज उनकी शायरी जो है वो इतनी फेमस थी, इतनी वायरल हो गई थी जी कि मुझसे ज़्यादा फ़ैन बेस उनका बन चुका था कि शूट के बाद जब लोग आते हैं तो वो, मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ चाय वाय पी रहा था, स्नैक्स खा रहा, तो सामने से दो बच्चियाँ आई, उनकी मदर एंड फादर, तो मैं और फादर के साथ खड़ा हूँ। मैंने कि शायद वो आएंगे मेरे साथ सेल्फी लेंगे। अब वो आए, उन्होंने कहा प्लीज़ आप इनके साथ हमारी फ़ोटो लेंगे, तो मेरे को खुशी हुई उस चीज़ की। अच्छा मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि यार मैं अपने फादर के साथ आया हूँ, उनको लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो रवि तेजा सर जो थे, उन्होंने मेरे फादर की एक शायरी सुनी थी कि वो बोल रहे थे कि आप किरण मैम को बहुत शायरी बोलते हो। तो उनका एक जुगलबंदी टाइप भी हुई थी। उस टाइम मैंने रमता जोगी परफॉर्म किया था, एंड नुपुर सैनन भी थी वहाँ पे और एक एक्ट्रेस और थी। तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा मिला। मुझे लगभग इतना याद नहीं आ रहा बिकॉज रोज रमता जोगी क्यों ना हो जाए, एक गाना ये भी साथ के साथ सुन ही लेते हैं। लाइव सुनने में एक सूफी सिंगर को जिसके लिए आप टिकट खरीदते हैं, मैं तो बड़ा लकी फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर यहाँ लाइव सुनने में। जरूर। एक्चुअली में जितने भी ऑडियंस है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ भी गलती हो तो उससे माफ़ी हो, कि येस्टरडे मेरा शो था। हाँ मैंने तो देखा आप उस लाइव वजह शो से में मेरी आवाज़ की पूरी बैंड बजी है। तो ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम प्याला पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, जब प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। हो मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी जोगी जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी जोगी जोगी, मन में लगन ये जागी, जग छूटा, आए हाय जग झूठा जिया बैरागी, ये बात वहाँ तक ना पहुँची, ये चोट जिया तक ना लागे, मैं पी आया, मैं पी आया, एक प्रेम प्याला पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, जब प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। ओ रमता जोगी, ओ रमता जोगी जोगी। मेरे साथ लाइव जो फरहान आप अभी देख रहे हैं साथ बैठे हुए, इनके साथ एक बहुत बड़ा सवाल। इतने बड़े बड़े लाइव शोज ये कर चुके हैं और आप इनको सूफी सिंगर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक सवाल ये बनता है, जो रियलिटी शोज होते हैं इनकी सच्चाई क्या है? ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि रियलिटी शोज को लेकर मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ।
पूरे भारत में क्या हर जगह लोगों का एक ही सवाल, क्या रियलिटी शोज के अंदर जो भी चल रहा है सब कुछ स्क्रिप्टेड है? एक्चुअली ये सवाल बहुत लोगों का है, मेरे पास डीएम्स भी आते हैं कि यार ये आप लोग जो रोते हो या अचानक आपको रोना आ जाता है, ये फेक है या स्क्रिप्टेड है। तो मैं उनसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी भी कोई इंसान का फेक रोना और अंदर से अटैच इमोशनली होना वो दिखता है, वो जाहिर होता है कि ये नेचुरल है, ये फेक है। और रही बात स्क्रिप्टेड की, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ आप जैसे आपको कोई पेपर वर्क दिया गया है, आप उसको पढ़ के बोलोगे या आप उसको याद करके बोलोगे तो वो दिखेगा कि ये स्क्रिप्टेड है या इसको बना के बोला जा रहा है। बट जो चीज़ नेचुरल होती है, सच में रियलिटी ही लगती है। बिल्कुल। तो मैंने जो रियलिटी शो करा है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैंने जितने भी रियलिटी शोज़ करे हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सब नेचुरल है, कमेंट से लेके परफॉर्मेंस से लेके। बिकॉज ऐसा भी बीच में कंट्रोवर्सी एक हुई थी कि जो सिंगर परफॉर्म करते हैं रियलिटी शोज़ के अंदर, उनको रीडब किया जाता है। रीडब मीन्स वो लिपसिंग करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग शो से शूट से पहले हो जाती है। हाँ, डबिंग करके भी डबिंग ऐसा आती है। जी, लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सब कुछ रियल है। मतलब सब रियल है। कितना समय लगता है एक रिहर्सल करके जो है लाइव परफॉर्मेंस में? जितना दिखता है ना आसान, उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज एक गाने को हमें प्रैक्टिस करने के लिए 1 वीक से 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त पूरा लगता है, जिसके अंदर हमारी रोज़ कंटिन्यू जैमिंग होती है मॉर्निंग से। बिकॉज हमें इतना इतना रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। बिकॉज हम जब सुबह जाते हैं, सुबह 5 PM हम उठते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सेट पे जाते हैं, वहाँ पूरा बैंड आता है और वो कंटिन्यू रात को 10 बजे 11 बजे तक शूट हमारा जैमिंग चलती है। उस बीच हमारा कुछ BTS शूट भी हो रहा होता है, उस दौरान हमारे कॉस्ट्यूम भी सिलेक्ट हो रहे होते हैं, उस दौरान हमें सेट पे जाके अपना डिज़ाइन भी, लाइटिंग A to Z जितना भी होता है वो सब चीज़ देखने पड़ती है। कैमरा फ्रेम्स, हम कैसे दिखते हैं, हम स्टेज पर कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो सब चीज़ ऑल ओवर उसको एक एक चीज़ को क्लियर एकदम करके बहुत मेहनत लगती है, तब जाके वो टीवी पे एक 5 मिनट का रिजल्ट आता है। तो इस 5 मिनट के रिजल्ट के लिए आप लोग कितने दिन तक तैयारी करते हैं, क्योंकि आपका शो तो सैटरडे और संडे आता है? आप माने ना, मैं आपको आप माने कि हमारा एक गाना 1 हफ्ते 7 to 8 डेज लगता है, जिसके अंदर हमारा शूट नहीं है। इसके अंदर से हमारी रिहर्सल्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड हमारी पर्सनल प्रैक्टिस, वो सब इंक्लूड है इसके अंदर। हमारे वेन्यू पार्टनर काफिया की तरफ से ये कोल्ड कॉफी है एंड इट्स Cheers. वेरी नाइस। चीयर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। तो अच्छा, एक सवाल मेरा ये आता है काफिया की इस कोल्ड कॉफी के साथ कि जिस तरीके से रिएक्शन होता है, जितने चाहे आपकी जजेस में से किसी का भी रिएक्शन हो, क्या वो भी रीशूट होता है कि एक बार नेचुरल रिएक्शन आ गया तो आ गया? देखिए मेरे टाइम पे मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट मैंने जो भी जितने भी एपिसोड्स किए हैं, तो मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं, जिसके कमेंट्स हैं, वो सब रियल हैं और इसमें कोई भी रीशूट नहीं हुआ है अभी तक, तो जहाँ तक मैं रहा हूँ। बाकी और रियलिटी शोज़ का मैं नहीं कह सकता, तो बाकी सब ऑर्गेनिक ही है सब। अच्छा, जितने भी आप ये प्रैक्टिस करते होंगे रियलिटी शोज में, क्योंकि नेशनल टेलीविजन है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे हारे चाहे जीते, वो एक स्टेज के लिए होता है, लेकिन जनता को ये दिखता है कि आप इतनी मेहनत करके लाइव सिंगिंग कर रहे हैं। आपके कोचेस का भी बहुत अहम रोल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज़ मैं आपसे शेयर भी करना चाह रहा था जी। हम जब किसी रियलिटी शोज़ पे जाते हैं, स्पेशली अभी IGT की बात चल रही है, तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे मल्टी टैलेंट्स हैं, तो उसमें हम कंफ्यूज हो गए कि हम अपनी प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। क्योंकि मैं जितने भी इससे पहले रियलिटी शोज़ में गया हूँ, तो हमें कुछ कोचेस दिए जाते हैं जो कि हमारे सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, उस चीज़ की हमें प्रिपरेशन कराते हैं बैंड के साथ। पूरे बैंड को सिस्टमेटिक उसको पूरा प्रोड्यूस किया जाता है, उस पूरे गाने को प्रोड्यूस किया जाता है, म्यूज़िक को, कि आपको इतने बार के बाद ये म्यूज़िक बजाना है। तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि यार यहाँ पे हमें कौन कोच मिलेगा, क्योंकि हमें लगता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सबके पास डांसर्स थे, कोरियोग्राफर्स थे, बट हम 2 दिन वहाँ वेट करा। फिर हमें एक कोच मिले जिनका नाम है आदित्य पुष्करना जी, एंड उनके बारे में शायद मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। ही इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, एंड उन्होंने बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक के बॉलीवुड सॉन्ग्स किए हैं, जिनमें से एक दंगल का टाइटल ट्रैक है,
अच्छा, हाँ ओके, हाँ, ओके, दैट आई नो। आप लोग जानते हैं जी। दंगल दंगल, तो वो गाना उनका प्रोड्यूस किया हुआ है प्रीतम सर के अंडर में। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला, और वो दिल्ली से ही थे, दिल्ली से ही हैं, और उनसे कनेक्शन हमारे पुराने बन गए कि मेरे फादर के वो फ्रेंड निकले। तो अच्छा। हमारी इतनी खास बॉन्डिंग हुई मतलब स्टार्टिंग में नहीं रही, बट फिर हम जब उनसे मुलाकात हुई और जिस तरह से मैंने उनका काम देखा, आ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में वो शायद कोई इतना पॉइंट टू पॉइंट काम करने वाला बंदा होगा। मतलब इतना डेडिकेटेड बंदा, अपने काम से इतना ईमानदार। और मैंने बहुत गुरु से सीखा है, लेकिन जो टेक्निकली पॉइंट्स एक कहते हैं ना, वो मैंने उनसे ही सीखे। और आज जो मैं जितने भी परफॉर्म कर रहा हूँ, वो चीज़ अपने मैंने आके IGT से उस पर वर्क किया है। और बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मतलब आप माने कि अगर मैं किसी चीज़ में फंस गया, एक मेरे को सॉन्ग मिला, एग्जाम्पल पियरे पियरे, मेरे को गाना मिला था, उससे पहले 2 परफॉर्मेंस में मुझे बजर नहीं मिला, तो मैंने होप खो दी। मैंने कहा लास्ट मौका है मेरे पास। और उस टाइम मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि मेरा जो गला है, वो मेरे गले में अल्सर हो गया था, तो मेरा गला पूरा छिल गया था, तो मैं गा नहीं पा रहा था। मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक हो गई थी उस दौरान। उस वजह से ना आज तक मेरी वॉइस में थोड़ा सा क्रैक आ गया, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गया था। तो उनको वो चीज़ दिखी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है ना, वो दूसरा अच्छा आर्टिस्ट की परख करना जानता है कि यार ये आगे जा सकता है, इसमें है वो चीज़। तो मैं बहुत मायूस बैठा हुआ, और मैंने होप खो दी थी कि मुझे लगता है कि शायद मैं अगले राउंड से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि बजर मुझे मिला नहीं था। तो उन्होंने पूरी टीम को बुलाया, उन्होंने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ पहले। डॉक्टर ने कहा कि इसको 1 महीने तक गाना नहीं गा सकता ये। मैं इतना मतलब इतना लो हो गया था कि मैंने कहा यार तो होप नहीं है, ऊपर से उन्होंने बोल दिया। तो मैंने डॉक्टर से लिटरली उस टाइम में रो पड़ा डॉक्टर के सामने कि मैं बहुत होप लेके आया हूँ अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, स्पेशली कवाली। तो उन्होंने कहा इतना ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने फिर एंडोस्कोपी करी, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एक ज़ख्म बना। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो सर गए, उन्होंने कहा तू कुछ नहीं गाएगा, तू कुछ नहीं गाएगा। वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे भाई करके, शाश्वंत जी। उनके को प्रोड्यूसर, जो कि बैंड को देखते थे। उन्होंने उस गाने को पूरा स्ट्रक्चर किया, पूरी लाइन बनाई, और मेरी प्रैक्टिस शाश्वंत भाई करते थे। वो क्या बोलते थे कि तू सिर्फ रेस्ट कर और तू सुन, तू सिर्फ सुन, तुझे कुछ नहीं करना। मैंने कहा सर मैं गाऊंगा नहीं तो मेरी चीज़ कैसे ब्राइट होगी? कह रहे वो मैं चीज़ तुझे बताऊंगा, सिर्फ आपका काम है सुनना। तो 5 दिन तक उन्होंने कहा बिल्कुल मौन व्रत रखने को। मेरी पूरी प्रैक्टिस हो गई। उसके शूट के टिल 1 दिन पहले उन्होंने कहा बहुत लिटिल बिट तुझे हल्का हल्का गाना है। गाया हल्का हल्का, थोड़ा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या गा रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को मेरी वॉइस में वो, क्योंकि बहुत लाइटली से कहते हैं ना हवा निकलनी मुँह से। अब यकीन माने मैं स्टेज पे गया, वो मेरी IGT की अब तक की जो ऑडियंस ने मुझे मेरे पास रिस्पॉन्स आया, वो मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही। कौन सा गाना था वो? पियरे पियरे। हमने शायद सुन लिया प्यारे प्यारे। क्या बात है, ये कवाली ऐसी चीज है ना कि आप सुनते जाओ, जो है थमते ही नहीं है। सांसें की एक गाना और वंस मोर, आपको तो आदत होगी वंस मोर की। चलिए, इसकी पहले कि मैं इंटरव्यू का समापन करूं, मैं ना आपकी दिशा थोड़ी बदलना चाहता हूं। आप जो है रियलिटी शोज में आए, नेशनल टीवी में आपने काम किया, इतना सारा नाम कमाया, इसके बाद जो है आप व्लॉग भी बनाने लगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप इन्फ्लुएंसर भी बन जाइए, बाकी लोग हम लोग छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री बैठ जाते हैं क्या? एक्चुअली व्लॉग का ये सीन है कि हम वहाँ पे थे तो चिल बहुत, मैं मजाक बहुत करता हूँ जब अपने मूड में आता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, उनसे हंसी मजाक होने लगा। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं ना, व्लॉग स्टार्ट करो। जी। मैंने कहा मुझे आती तो है नहीं इतनी व्लॉगिंग, तो मैं एडिटिंग फिर भी आपने बढ़िया किया यार, जितना भी किया अच्छे खासे व्यूज है उस पे। तो वहाँ पे एक महिला बैंड करके हैं आपको जो पता कि- ही होगा ना, यूट्यूब पैसा देता है इस बात। हाँ हाँ मुझे पता है। तो एक नागालैंड से करके एक महिला बैंड है जो कि आर्मी फोर्स से थे, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। और बहुत सारे थे, रागा फ्यूजन ये सब करके। तो मैंने स्टार्टिंग करी ब्लॉगिंग करके, जो भी टूटी फूटी मुझे आती थी।
मेरा एक फ्रेंड है सागर करके, उसने कहा तू कर यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हम ब्लॉगिंग करते थे, वो एडिटिंग करता था, ऐसे ऐसे करके मुझे, मैं सो रहा तो उसने मुझे वीडियो भेजी। आई थिंक वो 3 दिन में 1.25 लाख व्यूज़ पहुंच गया। मुझे होप नहीं थी, मेरा बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर फ्रेश चैनल था। मैंने कहा यार ये चीज़ बहुत अच्छी जो लोग है। YouTube पे नया चैनल बनाकर व्लॉग और YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए सीख है कि बनाओ यार, मेहनत करो, कभी ना कभी बिल्कुल। कोई एक वीडियो हिट करेगी और बिल्कुल, सीधे बिल्कुल, व्यूज देगी done, लाखों done। में। नहीं तो इससे पहले कि इंटरव्यू का एंड करूं, एक बढ़िया गाना आपकी तरफ से कोई सूफी हो जाए, क्योंकि आपको लाइव सुनना बड़ा मुश्किल काम है। कितने कितने महंगी तो टिकटें होती हैं आपकी भाई साहब। मैं अभी आपका ही कल का एक लाइव शो का टिकट देख रहा था, मैंने कहा अपनी सोर्स लगाकर आपका टिकट मंगवाऊं, मैं कहा कोई नहीं, कल ही लाइव मिलने वाला हूँ। इस वंस मोर के चक्कर में आप मेरी आवाज़ देख चुके हैं कि क्या हुआ मेरी हालत। ऊपर से काफिया की कोल्ड कॉफी। तो एक मेरा बहुत कवाली है, लोग जी। उसको बहुत पसंद भी करते हैं। मेरे ज़्यादातर उसकी ही मेरे पास रिक्वेस्ट आती है। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। इस पे एक मुझे शायरी याद आ रही है बिल्कुल गो है कि मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले। जी, मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसे ढूंढने का कोई तो सिलसिला निकले। क्या और वादे तो किए थे उसने बहुत मोहब्बत के, वादे तो किए थे उसने बहुत मोहब्बत के, मगर वादे भी कम वक्त उसकी तरह निकले। अरे क्या बात है। ये मोहब्बत की दुकान अक्सर बाजारों में बिका करती है, हम मकान इश्क के कहाँ बिछाएं। क्या बात है, और इसके पहले कि इस इंटरव्यू का समापन करूं, एक शायरी मेरी तरफ से भी कि इरशाद। इश्क की बगिया में देखो फूल खिला है, क्या बात है, कि इश्क की बगिया में देखो फूल खिला है, जिंदगी सुहानी है किसको पता, मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, आहा, कि मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, दिल दरवाजे पे खोल खड़ा मैं तुमसे करता हूँ, ये बात तुम्हें कहाँ पता, क्या बात है। कि ये बात तुमसे कहाँ पता। इसी के साथ इस वीडियो का मैं इंटरव्यू का मैं एंड करता हूँ। और दोस्तों, प्यार मोहब्बत रियलिटी शोज़ और आपको बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको सिर्फ स्क्रीन दिखती है लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। जैसे मेरी वीडियोस आपको इतनी आसान लगती होंगी, भाई सवाल बैठे बैठे पूछ लिया, लेकिन कम से कम 4 घंटे का प्रिपरेशन लगता है जिसके बाद सवाल रेडी होते हैं। वैसे ही हर चीज़ में मेहनत है, आप सभी मेहनत कीजिए। और यूट्यूब पे अगर सच में आप पैसे कमाने चाहते हैं तो सबसे पहले मेहनत कीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कभी ना कभी वीडियोस बनेंगी, जैसा मैंने आपसे सीखा कि बनती ही चली जाएंगी, तब जाकर एक दिन फायदा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।